हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो आज का इंटरव्यू सेशन है। इन लोगों का पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में इंटरव्यू सेशन रखा गया है। तो ये क्या है कि आपको वीडियो देखने से ये पता चलेगा कि आपको भी अगर कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो वो सारा कुछ जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहना है। May I come in, sir? कमिंग। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। Thank you, sir. ओके। इरशाद अहमद। जी सर, मेरा नाम इरशाद अहमद है। सो इरशाद जी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर मेरा नाम इरशाद अहमद है। सर मेरा नाम इरशाद अहमद है, हाँ। जो कि मैं इसके पहले 2 इयर्स वर्क किया हूँ राफ्ट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों वर्क थे। तो मैं वहाँ पे जिस टाइम पहुँचा था, तो मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही मेरा काम था। हाँ। तो लेआउट कराना, फिर उसके बाद सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर सबका वर्क मैंने कराया है वहाँ पे। अच्छा, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वहाँ पर? सर ये था कि मैं साइट इंजीनियर पे पोस्टिंग था वहाँ पे। तो मुझे जो है कि बीबीएस वगैरह हमको ही बना के देना पड़ता था हर चीज़, और उसके बावजूद ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है क्या नहीं है वो सब डिज़ाइन मुझे सब मिला था, और ड्राइंग मिली थी। ड्राइंग के हिसाब से हमको एग्जीक्यूशन कराना था पूरा टोटल। अच्छा, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया अपने साइट पर, कुछ बता सकते हैं? जी सर, बता सकते हैं। एक्चुअली सर कभी-कभी ऐसा होता है कि लेबर्स और जो ये मेसन वगैरह हैं, ये कायदे से काम नहीं करते हैं और आपस में इनकी बनती नहीं है। तो फिर क्या होता है कि ये लोग काम आधे पे ऐसा कंडीशन बन गया था कि छोड़ के भागने वाले थे। तो मैंने फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पे ये सब वहाँ पे सिचुएशन को हल किया और कायदे से फिर से दोबारा से वो लोग काम करने लगे। अच्छा, जैसा मैं आपका रिज्यूमे देख पा रहा हूँ, आपने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की है। बीबीएस, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, ये सारा काम आपको आता है? जी सर, आता है। अच्छा, तो आपने बिलिंग का भी काम किया क्या अपने साइट पर? नहीं सर, वहाँ पे बिलिंग का काम मैं साइट इंजीनियर पे पोस्टिंग था उस समय। लेकिन मैं जो है कि सिविल गुरुजी से ट्रेनिंग किया हूँ। मैं बिलिंग के बारे में हर चीज़ जानता हूँ। मैं वहाँ पे वर्क किया हूँ, ट्रेनिंग किया हूँ 2 महीने की, बट मैंने बिलिंग पे अभी काम नहीं किया है। अच्छा। तो फिर मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं अपना इंक्रीज़मेंट करने के लिए फिर आगे मैं बिलिंग की वर्क भी कर सकता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो ये आइटम वाइज़ बिल क्या होता है, बता सकते हैं इसके बारे में? जी सर, आइटम वाइज़ बिल बता सकते हैं। सर आइटम वाइज़ बिल ये होता है कि हम पर्टिकुलर एक-एक आइटम पे फ़ोकस करते हैं कि प्रत्येक आइटम का हम रेट उसका निकालते हैं कि हाँ, कौन-सा आइटम कितने का है, कितना नहीं है, तो उसका मेंशन करते हैं टोटल हम। अच्छा, और सेस क्या होता है? क्या सर? सेस? एक्चुअली सर क्या होता है कि जब हम ये निकालते हैं रेट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम 1% शेष लेते हैं। क्यों लेते हो? तो वो शेष इसलिए लेते हैं सर कि शेष में मेरा इंक्लूड ये रहता है कि जैसे कि किसी को गवर्नमेंट है, दान करना हुआ, फिर ये सब जो होता है अमाउंट, तो वो हम पहले से ही, जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लिया हूँ, फिर बाद में कम बोलता है कि अगले गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ, मुझे ये कोई कम्युनिटी है, इसे दान भी करना है तुमको, ये सब दिखाने के लिए, तो मैं 1% पहले ही एक्स्ट्रा लेकर चलता हूँ ताकि मैं अपना दान वहाँ से कर सकूँ, ताकि कंपनी का वर्क में कोई लॉसेस ना हो पैसे में। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसा आपने यहाँ पे मेंशन किया है क्वांटिटी सर्वे, तो क्या होता है क्वांटिटी सर्वे? सर क्वांटिटी सर्वे ये होता है कि हम हर एक आइटम की, जितनी भी आइटम हमारे साइट पे लग रहे हैं, उस आइटम का क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में कब लगेगा, कितना अमाउंट हमको, जैसे कि अगर हम सब स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं तो कितना मटेरियल, कितना क्वांटिटी हम ड्राइंग से एनालिसिस करते हैं कि मंगा ले अपने साइट पे कि हमारा प्लिंथ तक काम हो जाएगा, सब स्ट्रक्चर काम हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि साइट पे उतनी जगह नहीं होती है, फिर उसके बाद जो कंपनी इतना एक बार में ही पैसे लगा के सारे सामान नहीं ले आ सकती वहाँ पे। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके, जैसे सब स्ट्रक्चर का मटेरियल क्वांटिटी सर्वे से पूरा टोटल निकाल के सब स्ट्रक्चर के लिए ऑर्डर किया, फिर उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर के लिए, इसी प्रकार से हम उसको करते हैं। अच्छा, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम आप बता सकते हैं क्यूबिक फीट में कितना होता है? जी सर, देखिए एक्चुअली ये 0.035 मीटर क्यूब होता है। क्यूबिक फीट में सर इसको चेंज करना पड़ेगा, 13.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा टोटल सर। अच्छा, और ये कंक्रीट का ग्रेड क्या होता है, जरा कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी सर, कंक्रीट का ग्रेड ऐसा होता है कि सर कि हम M5 से लेके M20 तक नॉमिनल मिक्स कंक्रीट मानते हैं। फिर उसके बाद M20 से
M25 से लेकर 60 या तक हम डिज़ाइन मिक्स मानते हैं। तो इस हिसाब से हम नॉमिनल मिक्स जो है तो वो हम अपने साइड पे बना सकते हैं मिक्सर के द्वारा। लेकिन जब हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट आ जाता है तो रेडी मिक्स कंक्रीट में ज़रूरी होता है कि हम इस पे प्लांट पे करें। आरएमसी पे ही पूरा इसका बनता है सर कि हाँ, कि कितनी क्वांटिटी क्या है, किस रेशियो में डाला जा रहा है, ये कितना किसका रेशियो है, प्रॉपर हर एक रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो सबका ध्यान रखना होता है सर वहाँ पे। अच्छा, तो जैसा आपने बैचिंग बोला, तो बैचिंग क्या होता है? बैचिंग सर ये होता है कि जैसे कि हम कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, जैसे कि हम ये M20 रेशियो ले रहे हैं तो इसका रेशियो होता है कि 1 बैग सीमेंट और 1.5 बैग सैंड एंड 3 बैग एग्रीगेट। तो सर ये बैचिंग एक मेरा इक्विपमेंट होता है, तो मैं उससे नाप के मैं उसको यूज़ करता हूँ। क्या बाय देखिए सर, एक्चुअली बाय वॉल्यूम भी करते हैं, बाय वेट भी करते हैं। तो बाय वेट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसके बावजूद जब ये सुविधा वेट भी नहीं होता है तो हम वॉल्यूम में भी करते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा, बाय वॉल्यूम रहेगा या बाय वेट? ज़्यादा बेस्ट अच्छा होता है कि हम बाई वेट उसको यूज़ करें। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है कि सर बाई वॉल्यूम में जो है कि हमारा एग्रीगेट में और सैंड में जो है कि वाइट्स भी होते हैं। तो वॉल्यूम के हिसाब से जितना हम उसको मेज़र कर रहे हैं सीमेंट को, क्योंकि सीमेंट में तो वाइट्स कम होते हैं, इसमें वाइट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसमें बैचिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। बाई वेट करेंगे तो वेट में तो क्वांटिटी वेट के हिसाब से ही रहेगा, तो फिर वेट में ज़्यादा बेहतर होता है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये कंक्रीट का हैंडलिंग प्रोसेस क्या होता है? कितने स्टेप में हम कंक्रीटिंग करते हैं? कितने स्टेप? हाँ, इसका मिक्सिंग से कंप्लीशन तक कौन-कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सर कि वहाँ पे मेरे जो कंक्रीट किस हिसाब से, जैसे कि नॉमिनल मिक्स की कंक्रीट अगर है तो पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी जो मिक्सर वगैरह है, मशीनें, वो प्रॉपर है कि नहीं है। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी साइड पे भी यही करता था कि सबसे पहले काम स्टार्ट होने से पहले मैं लेबर और मेसन वगैरह को पहले मैं देखता था कि हाँ, कि जैकेट वगैरह और सेफ्टी शूज़ सब ये सब पहने हुए हैं कि नहीं, हेलमेट लगाए हैं कि नहीं। फिर उसके बाद मैं उसको हर एक नए-नए टॉपिक पे, जैसे कि जो भी आज वर्क होने वाला है, उसके बारे में मैं पहले सेफ्टी बताता हूँ उनके, कि किस प्रकार से वो सेफ्टी में रह सकते हैं। फिर उसको बताने के बाद मैं आज का टोटल वर्क मैं बताता हूँ कि हाँ, कि किस हिसाब से आपको करना है, कैसे-कैसे करना है। हालाँकि अगर M20 का अगर मिक्स है, तो उसमें किस अनुपात में किसको किस रेशियो में मिलाना है, कब किसका मिलाने के बाद टाइमिंग। क्या करते हैं कंक्रीट को? तो सर कंक्रीट को जैसे कि मिक्सर में डालते हैं ये लोग अपने मिक्स के हिसाब से सभी रेशियो को, एग्रीगेट सीमेंट और सैंड को और पानी को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसका जो सर टाइमिंग होता है, उतना होने के बाद हम इसको मिनिमम कितने टाइम तक मिक्स करना पड़ता है हमें? मिनिमम सर 2 मिनट तक करते हैं, क्योंकि सर अगर ज़्यादा करेंगे तो हम इसमें जो वाटर यूज़ किए हैं ये इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट हो जाएगा तो इसकी वर्केबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं देगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद मिक्सर से निकालते हैं। निकालने के बाद लेबर, जैसे कि मिक्सर अब कितने डिस्टेंस पे लगा है उसी हिसाब से हम अरेंजमेंट करते हैं कि हम कोई अपने स्थान पे जहाँ पे लगा हुआ है फार्म वर्क में डालना होता है, तो वो लेबर के द्वारा उसको डाला जाता है। फिर उसके बाद उसका कंपैक्शन किया जाता है। और कंपैक्शन के लिए कि जैसे कि जिस हिसाब से है, जैसे कॉलम वगैरह हो रहा है तो सर वाइब्रेटर हम यूज़ कर लेते हैं, नीडल वाइब्रेटर। अगर स्लैब वगैरह हो रहा है तो सर उसमें प्लेट वाइब्रेटर यूज़ कर लेते हैं। अगर साइड पे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि वाइब्रेटर उपस्थित नहीं है, तो हम 20 mm डाया की जो स्टील है मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ और प्रॉपर कंपैक्शन कराता हूँ सर। और फिर उसके बावजूद हम कंक्रीट को कभी भी 1.5 मीटर के ऊपर से नहीं डालते हैं। मैक्सिमम 1.5 मीटर के अंदर ही डालते हैं ऐसा उसको। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअली अगर इसका जो हाइट ज़्यादा बढ़ाने पे तो कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो जाता है। तो हमारी जो एग्रीगेट है वो अलग हो जाएगी, सैंड अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, तो प्रॉपर स्ट्रेंथ ही नहीं हो पाएगा, सब अलग-अलग हो जाएँगे। तो इससे प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेंथ नहीं फिर गेन उसके होगा। बाद क्या होता है? कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या प्रोसेस तो होता है? कॉम्पैक्शन करते हैं, और सर उसके बावजूद जैसे कि सर 1.5 मीटर अगर कर रहे हैं, तो हम इसको 2 या 3 पार्ट में करते हैं। एक ही बार में हम 1.5 मीटर टोटल नहीं कर देते हैं। तो पार्ट में करना पड़ता है। एक पार्ट करेंगे, कंपैक्शन करेंगे, फिर एक पार्ट करेंगे, इसी हिसाब से प्रोसेस होता है सर, करते जाते हैं। कॉम्पैक्शन के बाद क्या होता है? कॉम्पैक्शन के बाद
सर जैसे कि अगर 1.5 मीटर की है तो कॉम्पैक्शन कर दिए टोटल, तो वो वहाँ तक समाप्त हो गया, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। कॉलम है तो इसको 24 आवर बाद इसका डीशटरिंग होता है, तो डीशटरिंग कर देते हैं। फिर अगले दिन के लिए हम शटरिंग लगवाते हैं। शटरिंग लगवाने के बाद हम इसको प्रॉपर चेक करते हैं कि हमारा वर्टिकलिटी ठीक है नहीं, प्लम्ब वम्ब लगा के हम पूरा चेक करते हैं इसको, फिर से दोबारा वही प्रोसेस कराते हैं। डीशटरिंग के बाद आप कुछ नहीं करते हैं? डीशटरिंग के बाद हाँ, तो सर डीशटरिंग के बाद दोबारा से फिर अगर आगे कॉलम कास्ट करनी है या फिर जो कॉलम का क्या स्ट्रक्चर करते है। हैं? डीशटरिंग होने के बाद कुछ करते हैं उसका, कि बस ऐसे ही हवा में छोड़ नहीं देते हैं? सर, हम छोड़ थोड़ी देंगे सर। डीशटरिंग करने के बाद हम उसको ध्यान देंगे कि मेरा सरफेस सही आया है कि नहीं। अगर प्रॉपर कम्पेक्शन हुआ है तो हम उसमें हनी कॉम्बिंग वगैरह नहीं आएगा। अगर हमारा सरफेस प्लेन है, अगर हनी कॉम्बिंग आ गई है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं कि 1:3 मोर्टार बना के उसको फिल करते हैं। अगर ये हमारे एरिया के हिसाब से अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा आ गया हनी कॉम्बिंग, तो हमको स्ट्रक्चर भी तोड़ना पड़ता है, दोबारा से कास्ट कराना पड़ेगा। 0.5 मीटर स्क्वायर जी सर। किस चीज़, मतलब नहीं समझे इसका? सर ऐसा होता है कि जैसे कि अगर ये एरिया है मेरा टेबल, तो इसमें अगर 0.5 मीटर स्क्वायर अगर की हनी कॉम्बिंग, 5%? हाँ 5% हनी कॉम्बिंग आ गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, जितने एरिया है उस एरिया के हिसाब से, तो ये अलाउ नहीं करता है मेरा IS कोड। अलाउ नहीं करता है, बोलता है कि ये कमज़ोर हो गया है, इसको दोबारा से हटा के करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये भविष्य में गिर भी सकता है। जितने टाइम के लिए डिज़ाइन किया गया है प्रॉपर उस टाइम तक चल नहीं पाएगा। सपोज वो 5% से ज़्यादा है, तो सर हम उसको तोड़ना पड़ेगा। तुरंत हम तोड़ देंगे उसको? नहीं सर, इसको हमको बताना, अपने सीनियर को बताना पड़ेगा कि सर ऐसी-ऐसी बात है, इसके कंडीशन ये बन रहे हैं कि अब ये तो रिकमेंड यही करता है कि इसको हटा दिया जाए तोड़ के, और फिर सर आप जैसे भी आगे प्रोसेस बोलेंगे वैसे किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। और जो जब हम कंक्रीट को यूज़ करते हैं, जब हमारे साइड पर कोई भी कंक्रीट आता है, ट्रांजिट मिक्सचर से आया या मैनुअली बना रहे हैं, तो उससे पहले क्या कौन-कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं आप? टेस्टिंग परफॉर्म सर स्लम्प टेस्ट करेंगे, उसके बावजूद हम क्यूब टेस्ट भी करते हैं, क्यूब को भरते हैं सर। क्यूब टेस्ट करते हैं या बनाते हैं? क्यूब टेस्ट प्रेज़ेंट टाइम उस समय तो क्यूब बनाएँगे हम लेबरों के द्वारा, उसको क्यूब क्या में। होता है वो, कंजप्शन पर डिपेंड करता है ना? जी सर, कितना क्यूब कंजप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि 5 मीटर क्यूब है, तो हम जो है कि 3 सैंपल बनाते हैं उसमें। अच्छा, तो और 1 मीटर क्यूब से कम है तो? सर वही इतना बनेगा सर, 5 मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब से लेकर 5 मीटर क्यूब तक। एक सैंपल बनेगा। जी, अच्छा, तो जैसे आपने क्यूब टेस्ट के बारे में बताया, जी। तो क्या-क्या टेस्टिंग प्रोसीजर होता है इसका? क्यूब टेस्ट में सर ऐसे होता है कि जैसे सबसे पहले हम क्यूब का जो मोल्डिंग होती है साइज़, तो हम उसको 3 लेयर या 4 लेयर में कंक्रीट डालते हैं, उसका प्रॉपर हर लेयर के बाद कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन करने के बाद कितनी बार टैपिंग करते हैं? टैपिंग मतलब कॉम्पैक्शन हाँ, कॉम्पैक्शन 25 ब्लो। 25। जी। सही है ना? जी सर, बिल्कुल सही है। और स्लम्प मतलब में? एक लेयर पे 25। और स्लम्प में? स्लम्प में भी ऐसे ही करेंगे सर, श्योर? एकदम श्योर। अच्छा, फिर आगे क्या करते हैं? तो सर इसको करने के बाद कम्पेक्शन वगैरह पूरा हो जाएगा, तो सर इसको हम अभी तो 24 आवर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको डीशटरिंग इसका भी करते हैं। निकालने के बाद हम इसको पानी में, जैसे कि साइड पे जिस हिसाब से अगर पॉन्ड वगैरह बना है, तो फिर हम उसमें डेट मेंशन करके उसमें डाल देते हैं। तो फिर उसके बाद हम 7 डे के बाद उसका चेक करेंगे, या फिर 28 के डे के बाद चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर उतना कंक्रीट का स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बीबीएस में इसमें मेंशन किए हुए हैं, तो आपने साइड पे बीबीएस कवर जी करवाया सर, है? क्या काम बीबीएस का करवाया काम। आपने? बीबीएस सर यही होता था कि जैसे कि कॉलम वगैरह का बीबीएस से अभी जो मेसन वगैरह हैं वो निकाल नहीं पाएँगे, तो सब हमको ही निकालना पड़ता था। तो बीबीएस में एक्चुअली सर ये होता है कि जैसे कि क्लियर डिस्टेंस कितना है, अगर किसी भी बीम है तो बीम का क्लियर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के बाद वो साइड की जो कॉलम में जा रही है, कॉलम में कितने लेंथ तक जाएगी, इसका डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा। तो टोटल में कैलकुलेट करके इसका बीबीएस बना के फिर उसके बाद बाइंडर टेबल बना के देता था, तो फिर उसी हिसाब से कटिंग होती थी, तो फिर लेबर वगैरह उसको बेंड करते थे, बेंड करने के बाद अच्छा, साइड पे लगाते थे। यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ बार? यूनिट वेट सर, यूनिट वेट यानी कि यूनिट वेट हम किसी का भी ले सकते हैं, कि जैसे कि 1 मीटर अगर कोई चीज़ है तो उसका ये वो एक यूनिट है। 1 यूनिट में सर उसका वेट क्या है, वही यूनिट वेट होती है। 12 एम के बार के लिए कितना होता है यूनिट वेट?
सर एक्चुअली सर इसका जो है हम फार्मूले से निकाल लेते हैं, d² / 162 है, d² / 162, इससे हम निकाल लेते हैं। जो हमारा साइड पर जो आपके साइड पर भी तो सरिया आता होगा, जी सर आता है। बंडल में आता है। जी सर बंडल में आता है। तो 8 mm का जो बार होता है जी। वो कितने नंबर ऑफ बार में आता है बंडल के? चले बंडल में सर अभी तो काउंट नहीं किया सर, सॉरी। बढ़िया है। तो क्या एक्सपेक्ट रखते हैं आप सैलरी? सैलरी सर कम से कम सर 30,000। क्यों? क्योंकि सर देखिए सर अभी एक मेसन भी काम करता है तो वो एक दिन का 1,000 रुपये तो लेता है मिनिमम कम से कम। तो सर आप इंजीनियर एक हायर कर रहे हैं, इंजीनियर अगर साइड पे रहेगा तभी तो एग्जीक्यूट कराएगा, और हमारा स्किल भी अच्छा है, हमने राफ्ट इंफ्रा से 2 साल का वर्क भी कराया है सर, 2 ईयर। तो सर अभी तो हमें लगता है अगर एक कोई इंजीनियर है तो उसे कम से कम 30,000 से नीचे तो फिर नहीं रहना चाहिए। मैं आपको हायर क्यों करूँ? सर एक ये है कि अभी मैं आपको जो वर्क है, मैं आपका वर्क प्रॉपर तरीके से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ से मैं इसको करा सकता हूँ। उसके बावजूद लेबर और मेसन वगैरह का क्या सेफ्टी होती है, फिर उसके बाद मैं बीबीएस वगैरह भी बना सकता हूँ, क्वांटिटी सर्वे बना सकता हूँ। बाय शेड्यूलिंग जो भी हमारा प्रोजेक्ट का शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से हम वर्क भी करा सकते हैं। तो जैसा आपने बोला 30,000 उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैं मना कर दिया तब आपको। तो सर कोई बात नहीं सर, कहीं और चांस देखेंगे, बेहतर कहीं मिलेगा तो सर वहाँ काम करेंगे। ओके, कॉल बैक कर लेंगे, हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बढ़िया था। ठीक है सर, थैंक यू सर। जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा, हमारी ट्रेनिंग का इंटरव्यू जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ है, और इन्होंने सारे क्वेश्चन के जवाब भी दिया अच्छे तरीके से। तो अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं और आकर के यहाँ पर साइट वाला वर्क सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 के नंबर पर। धन्यवाद।